नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ पर अत्याचार करने वाली पत्नी को बेटे ने सिखाया सबक। विनोद आज ऑफिस पहुंचा तो उसे अचानक याद आया कि वह अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। इसलिए थोड़ी देर बाद फाइल उठाने के लिए घर वापस लौट आया, लेकिन जैसे ही घर लौटा तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। यह कड़कती हुई आवाज़ उसकी पत्नी सुमन की थी। माँ जी, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाइए। और बाकी का काम किया या नहीं आपने? तभी कोकिला जी अपने घुटने दबाते हुए बोली, बहू, रसोई का काम तो मैंने निपटा दिया है, लेकिन झाड़ू पोछा मुझसे नहीं किया जाएगा। आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, आप तो बस यहाँ रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हैं। कोई काम तो आपसे किया नहीं जाता है। हम लोगों का ही दिमाग खराब है जो आपको अपने घर में भी रखें और आपकी दवाइयों का खर्चा भी उठाएं, और आपसे घर का थोड़ा सा काम भी नहीं किया जाता। अगर इतनी ही परेशानी है तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? बहू की बात का जवाब देना कोकिला जी ने सही नहीं समझा और चुपचाप आंखों में नमी लिए रसोई घर की तरफ चली गईं। तभी अपने कमरे में जाते जाते सुमन ने आवाज़ लगाई, अब जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर से घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर मत बैठ जाना। यह बातें सुनते ही विनोद को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बीमारी के बावजूद भी कोकिला जी लगातार काम करते जा रही थीं। तभी उन्हें अपने कंधे पर एक स्पर्श का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा विनोद खड़ा था। उसे देखते ही कोकिला जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला, लेकिन फिर उसी समय अपनी झूठी मुस्कान के पीछे अपने आंसू छुपाते हुए बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? लेकिन विनोद भरी आंखों से अपनी माँ को एकटक निहारता जा रहा था। क्या हुआ बेटा, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी रुंधे स्वर में विनोद बोला, कितना माँ और कितना दर्द सहोगी आप? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में रहते हुए आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? क्या आपका अपने परवरिश पर से भरोसा उठ गया था, जो मुझसे इतनी बड़ी बात भी आपने छुपा कर रखी? कहते हुए विनोद की आवाज़ भारी हो गई और अपनी माँ को गले लगाता हुआ बोला, बस माँ, अब बहुत हो चुका। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे। तभी कमरे से सुमन के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई, खाना बना या नहीं? या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गईं। कहते हुए सुमन पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति विनोद को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। करीब 5 वर्ष पहले की बात है, जब कोकिला जी और रामलाल जी अपने बेटे विनोद की शादी सुमन से करके उसे अपने घर की बहू बना कर लाए थे। उस समय तो कोकिला जी और रामलाल जी बहुत खुश थे, यह सोचकर कि बहू के आने से अब घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उनकी बहू में बहू जैसे तो कोई लक्षण थे ही नहीं। वह तो अपने घमंड में ही चूर रहती थी। छोटा सा परिवार होने के बावजूद भी सुमन को किसी से कुछ लेना देना नहीं था। घर का कामकाज करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर घूमना फिरना, शॉपिंग करना या फिर पार्टियों में जाना, बस यही उसके लिए सब कुछ था। कोकिला जी और रामलाल जी को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह सोचकर कि अभी बचपना है, धीरे धीरे उसे समझ आ जाएगा। लेकिन यदि विनोद उसे समझाने लगता तो वह उससे लड़ने को भी तैयार हो जाती। इसलिए घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। समय बीतने लगा और अब सुमन और विनोद की शादी को 5 महीने बीत चुके थे। एक दिन तो रात के 11 बजने को थे, लेकिन सुमन अभी तक घर नहीं लौटी थी। रामलाल जी और कोकिला जी बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे, बार बार घड़ी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी रामलाल जी ने अपने बेटे विनोद को आवाज़ लगाई और बोले, बहू को फ़ोन लगाकर देखो, अभी तक आई क्यों नहीं? तभी विनोद बोला, बाबूजी, कितनी बार उसे फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन वह है कि फ़ोन उठाती ही नहीं। अभी बातें चल ही रही थी
कि गेट के बाहर सुमन टैक्सी से उतर रही थी और जैसे ही घर के अंदर आई तभी कोकिला जी बोली, बहू, रात को देर तक बाहर रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोकिला जी के इतना कहते ही बहू उन पर बरस पड़ी और बोली, आप मेरी जिंदगी में दखलंदाजी ना करें तो ही अच्छा है। अपना भला बुरा मैं खूब जानती हूँ, यह मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा। तो कोकिला जी और रामलाल जी बहू का यह रूप देखकर हैरान रह गए। पत्नी की बात सुनकर विनोद गुस्से से बोला, सुमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? बस फिर क्या था, उस रात सुमन ने घर में जो हंगामा खड़ा किया उसकी आवाज़ तो पड़ोसियों के कानों तक भी पहुंच रही थी और उसी दिन के बाद से उसने इस घर में ना रहने की जिद पकड़ ली। आए दिन अपने पति से केवल एक ही शिकायत करती कि मुझे इस छोटे से घर में रहना पसंद नहीं है, यह घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है और प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। समय बीतने के साथ विनोद भी अच्छा खासा कमाने लगा था। एक दिन शाम को घर लौटा तो मिठाई का डब्बा साथ में लेकर आया और बोला, माँ, बाबूजी, आप लोग कहाँ हैं? जब अंदर आया तो अपनी माँ के मुंह में मिठाई डालते हुए बोला, माँ, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हम उस घर में एक साथ रहेंगे और सुमन को भी कोई शिकायत नहीं होगी। आज जितनी खुशी विनोद को हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी कोकिला जी और रामलाल जी को हुई। उनके बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से इतने बड़े शहर में बड़ा घर खरीदा और यह बात सुनकर सुमन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कोकिला जी और रामलाल जी भगवान का शुक्रिया करने के लिए भगवान को भोग लगाने मंदिर चले गए। आखिर इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी, लेकिन सुमन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विनोद हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर बैठा, तभी सुमन उसके पास आई और बोली, अपने नए घर में ज़्यादा सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत का होगा उतना ही लेकर जाएंगे। वैसे भी माँ और पिताजी तो इस घर में ही रहेंगे, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम वहाँ से उठा लेंगे। पत्नी की बात सुनकर विनोद को हैरानी का ठिकाना न रहा। फिर बोला, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे माँ और पिताजी यहाँ क्यों रहेंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूँ और उनसे अलग नहीं रहूँगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वह यह घर छोड़कर अपने बहू बेटे के घर जाना चाहेंगे, और यदि आपको कोई परेशानी है तो आप उन्हें नए घर में ले चलिए, लेकिन फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। सुमन ने स्पष्ट तरीके से अपनी बात कह दी। विनोद स्तब्ध सा खड़ा रह गया और उधर कोकिला जी और रामलाल जी मंदिर से वापस लौट आए थे। बेटा और बहू के बीच सारी बातें उन्होंने सुन ली थीं। तभी रामलाल जी अंदर आए और बोले, बेटा, नए घर में तुम लोग जाओ, हम यहाँ अपने घर में ही रहेंगे। फिर बहू की ओर देखते हुए रामलाल जी बोले, और हाँ, इस उम्र में भी अभी हमारे हाथ पैर चलते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं। तुम्हारी पत्नी को उसका नया घर मुबारक हो। कड़े शब्दों में रामलाल जी ने कहा तो विनोद ने देखा कि उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आज तक विनोद ने अपने पिता को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उसी समय रोते हुए उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिया और बोला, पिताजी, आपने तो अपनी बात कह दी और सुमन ने भी अपना फरमान सुना दिया, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूँगा? अपने बेटे को रोता देख रामलाल जी और कोकिला जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। तभी रामलाल जी ने उसे उठाया और अपने गले से लगाते हुए बोले, दिल छोटा मत करो बेटा, हम लोग एक ही शहर में तो हैं, जब मन करे मिलने आ जाना, लेकिन दिन में एक बार फ़ोन करके अपनी आवाज़ ज़रूर सुना देना। तेरे बूढ़े माँ बाप उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन विनोद नहीं माना और बोला, नहीं पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी सुमन बेशर्मी से बोली, तुम्हें तो बस अपने माँ बाप की फिक्र है, मेरी इच्छाएं तो तुम्हारे लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। इतना तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अपने बेटे और बहू की खुशी में ही अपनी खुशी देखें
और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे प्राइवेसी चाहिए। अब मैं तुम्हारे गंवार माँ बाप को और नहीं झेल सकती। इतनी बात सुनते ही विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और सुमन पर हाथ उठाने लगा तो रामलाल जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मेरी विनती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमारे कारण तुम अपनी ज़िंदगी खराब मत करो। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी से रहो। तुम्हारा रिश्ता खराब होते हुए देखकर तो हमें भी चैन नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। विनोद और उसके माँ बाप तीनों की आंखों में आंसू थे। वहीं सुमन यह सोचकर खुश थी कि आखिरकार उसकी चाल कामयाब हो ही गई। बस फिर क्या था, 15 दिनों के बाद बेटा बहू नए घर में शिफ्ट हो गए। अपने नए घर में आकर सुमन बहुत खुश थी, लेकिन विनोद अलग रहते हुए भी अपने माता पिता का खूब ख्याल रखता। हर रोज़ फ़ोन करके अपने माता पिता से बात करता, उनका हाल चाल पूछता और हर सप्ताह उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आ जाता और अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताता। उसके माता पिता को कभी भी कोई भी काम होता तो उस समय हाजिर हो जाता। रामलाल जी को डायबिटीज़ की बीमारी थी, इसलिए उन्हें हर हफ्ते डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए ले जाता था। कभी कभी दिल करता तो माँ के हाथों का खाना खाने भी अचानक पहुँच जाता और पूरा दिन अपने माता पिता के साथ बिताता था। जिस दिन बेटा पास होता उस दिन तो कोकिला जी और रामलाल जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठता। वह दिन तो उन्हें किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। एक दिन जब रामलाल जी सैर करके घर लौटे तो कोकिला जी रसोई घर में खाना बना रही थीं। अरे वाह कोकिला, खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। क्या क्या बनाया है, हम भी तो देखें। रसोई घर में जाकर खाना बनाती हुई कोकिला जी से रामलाल जी बोले। रसोई घर में बन रहे तरह तरह के पकवान की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। क्या बात है कोकिला, इतना कुछ पका रखा है जैसे आज कोई त्योहार हो, लेकिन खाने वाले तो हम 2 ही लोग हैं। और यह देखो, पनीर की सब्जी और पुलाव के साथ साथ मेरे मनपसंद पकौड़े और खीर भी बनाई है। लेकिन यह तो बताओ, आज हम पर इतनी मेहरबानी कैसे हो गई। रामलाल जी की बात सुनकर कोकिला मुस्कराने लगी और फिर बनावटी अंदाज में बोली, अरे आप भी ना हमेशा भूल जाते हैं कि मेरे लिए त्योहार से भी ज़्यादा मायने कौन सा दिन रखता है। दरअसल कल विनोद का फ़ोन आया था और बता रहा था कि वह आज हम लोगों से मिलने आएगा, इसलिए सोचा कि उसकी मनपसंद की सब्जियों के साथ साथ थोड़े पकौड़े और खीर भी बना लूं। उसे पसंद है ना मेरे हाथ के बने पकवान। बेटे का नाम सुनते ही रामलाल जी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तभी कोकिला जी बोली, जरा चक्कर तो बताइए कैसे बने हैं। कोकिला जी ने जैसे ही पकौड़ों की प्लेट रामलाल जी की ओर बढ़ाई तो अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए रामलाल जी ने उनमें से एक पकौड़ा उठाया और उदास भाव से रसोई के दरवाजे से सटकर खड़े हो गए। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे पर अचानक गम की लकीरें खिंच गईं। शरीर में जैसे जान ही न हो। कोकिला जी के चेहरे के चमक देखते हुए उदासी से बोले, कोकिला एक बात तो बताओ, शादी के बाद बच्चे माँ बाप से दूर क्यों चले जाते हैं? क्या उनके जीवन में माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती? ऐसा कहते हुए बरामदे में रखी चारपाई पर जाकर बैठ गए और पास में रखा अखबार उठाकर पढ़ने का दिखावा करने लगे। कोकिला जी उनके दिल का हाल जानती थीं। अपने पति का मूड ठीक करने के लिए उन्होंने उनकी मनपसंद तुलसी अदरक की चाय बनाई और प्याले में डालकर साथ में पकौड़े सजाकर ले आईं और वहीं पास में रखे बेंच पर रख दीं। फिर साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रामलाल जी के पास चारपाई पर बैठ गईं। लेकिन रामलाल जी ने अखबार पढ़ना जारी रखा तो कोकिला जी ने उनके हाथ से अखबार लेकर एक तरफ रख दिया और फिर बोली, मैं जानती हूँ कि आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, शर्ट तक गीली हो गई है आपके आंसुओं से। ऐसा कहते हुए कोकिला जी ने रामलाल जी के आंसू पोंछे। फिर बोली, आप भी हद करते हैं। आपने खुद ही अपने बेटे से कहा था अलग मकान में रहने के लिए, जबकि वह हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। और उस समय जब मैं उदास हो गई थी तब तो आप मुझे कहते थे कि मैं बिना मतलब ही उदास हो रही हूँ।
बेटे के लिए रोती रहती हूँ। कुछ ही दूरी पर तो बेटे का मकान है, जब दिल करेगा उसे मिल लेंगे। तब तो आप मुझे तसल्ली दिया करते थे, लेकिन आज आप ही अपना धीरज खो रहे हैं। तभी रामलाल जी सिसकते हुए बोले, तो क्या करता कोकिला, अगर उसे अलग घर में रहने के लिए ना कहता तो तुम्हारी बहू हमारे साथ साथ उसका भी जीना दुश्वार कर देती। जब से शादी करके आई थी उसे हमारा यह घर छोटा लगता था, ना तो हम लोग उसे अपने स्तर के लगते थे और ना ही यह घर। आए दिन झगड़ा करना तो उसके स्वभाव में था और हम लोग तो उसकी आंखों में जैसे खटकते रहते थे। अब बहू हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी तो क्या मैं बेटे से यह कहता कि अपनी पत्नी को छोड़ दो और हमारे साथ रहो। पति की बातें सुनकर कोकिला जी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन फिर तुरंत अपने आंसू छुपाती हुई वह रसोई में चली गईं। रसोई में जाकर देखा तो पतीले में रखी खीर जलने लगी थी। जल्दी से खीर को उतारने के चक्कर में गरम गरम पतीले को हाथ लग गया। उन्हें उंगलियों में जलन महसूस होने लगी, लेकिन वह उन्हें इतना दर्द नहीं दे रहा था जितना दर्द उन्हें वक्त ने दिया था। अचानक उनकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अरे भाग्यवान, आओ तो जरा, देखो हमारा बेटा आया है। पति की आवाज़ सुनकर कोकिला जी जल्दी से बाहर आईं तो सामने उनका बेटा विनोद खड़ा था। उसे देखते ही तुरंत दौड़ती आईं और उसके गले लग गए दोनों पति पत्नी। आंखों में फिर से चमक आ गई और सारे दुख खुशी में परिवर्तित हो गए। वैसे तो बेटे से मिलने के बाद माता पिता के कुछ दिन बड़ी खुशी से गुजरते हैं, लेकिन आज जब विनोद अपने घर वापस चला गया तो रामलाल जी कुछ ज़्यादा ही असहाय महसूस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में बोले, कोकिला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कोकिला जी ने देखा कि उनके पति पसीने से तरबतर हो चुके थे। थोड़ी देर में उन्हें सीने में दर्द होने लगा। कोकिला जी ने तुरंत बेटे को फोन लगाकर आने को कहा और दौड़ती हुई रामलाल जी के पास आईं। आपको कुछ नहीं होगा, विनोद अभी पहुंचता ही होगा, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। कोकिला जी बोलते जा रही थीं, लेकिन सुनने के लिए रामलाल जी अब जीवित न थे। वह निढाल होकर चारपाई पर ही गिर चुके थे और अपने सारे दुखों से मुक्ति पा चुके थे। यह सब देखकर कोकिला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उधर विनोद के दुख का ठिकाना ही नहीं था। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, लेकिन अब अपनी माँ को अकेला छोड़ना उसने ठीक नहीं समझा और अपने साथ अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी सुमन को माँ का खूब ख्याल रखने को कहा तो सुमन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। दिन यूं ही बीतते गए। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोकिला जी कुछ बीमार रहने लगीं। उनके घुटनों में भी दर्द रहता था। विनोद उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहा था, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब उसकी माँ उसके साथ है और बड़े आराम से है, और उसकी पत्नी सुमन को भी इस बार ऐतराज नहीं है, बल्कि वह तो बड़ी खुशी से उसकी माँ की सेवा करती है। एक दिन विनोद ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन एक फाइल घर पर ही भूल गया था, इसलिए थोड़ी देर बाद वह अपनी फाइल लेने के लिए घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही घर लौटा और दरवाज़ा खोलने लगा तो उसके कानों में एक आवाज़ आई। यह कड़कती हुई आवाज़ उसकी पत्नी सुमन की थी, और जो बातें सुमन ने बोली उन्हें सुनकर तो विनोद की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार कर रही है। विनोद को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी माँ की ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगा, कितना लापरवाह था मैं, जो 2 घड़ी अपनी माँ के पास बैठने के लिए समय तक न निकाल पाया। जब से पिताजी का देहांत हुआ है, माँ कितनी अकेली हो चुकी है, और मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ कि माँ की आंखों में छुपा दर्द भी पहचान न पाया। आज जो बातें मैंने सुनी हैं, क्या यह सब बातें मेरी माँ हर रोज़ सुनती है? इस घर में रहते हुए मेरी माँ को 2 वक्त की सुकून की रोटी भी नहीं मिल पाती। लानत है मुझ पर। सोच सोचकर विनोद का खून खौलने लगा। अपनी बीमारी के बावजूद भी कोकिला जी लगातार काम करती जा रही थीं। उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। किसी को मालूम नहीं था कि विनोद बाहर खड़ा सारी बातें सुन रहा है। जैसे ही विनोद अपनी माँ के पास आया तो कोकिला की झूठी मुस्कान के पीछे
अपने आंसू को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी विनोद बोला, माँ, मुझे तो लगता था कि आप यहाँ पर बहुत खुश हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या बेटा, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। और कितना झूठ बोलेंगी माँ आप अपने बेटे से। आज तक आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुमन आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है। फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं था, जो मुझे अपने दर्द और परेशानी में भी शामिल नहीं कर सकें, विनोद ने कहा और अपनी माँ का हाथ उठाकर अपने सिर पर रख दिया। फिर बोला, माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आज आपने झूठ बोला तो आप सच सच बताइए कि मेरी गैर मौजूदगी में सुमन आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तभी कोकिला जी के दिमाग में वह सारी बातें घूमने लगीं कि किस तरह सुमन विनोद की उपस्थिति में अपनी सास का ख्याल रखने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके जाते ही वह घर की नौकरानी बना दी जाती थी। अगर कोकिला जी बहू से कुछ पूछती तो पलटकर जवाब देती कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। कहीं जाने से पहले उन्हें बताकर जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। यदि किसी दिन विनोद अपनी माँ की मनपसंद चीज़ लाकर उन्हें दे देता तो इस बात पर भी उसके जाने के बाद घर में क्लेश खड़ा कर देती थी। इसी बात से डरकर कोकिला जी हमेशा अपने बेटे से कहती थीं कि बेटा, मेरे लिए कुछ मत लाया करो। बहुत मना करने के बावजूद भी विनोद ने ही उनके कमरे में टीवी लगवा दिया ताकि खाली समय में माँ अपना दिल बहला सके। एक दिन कोकिला जी का मन किया तो थोड़ी देर के लिए वह टीवी देखने बैठ गईं, लेकिन जैसे ही सुमन की नज़र पड़ी तो उसके तो जैसे तन बदन में आग लग गई और गुस्से से उसने कोकिला जी के हाथ से रिमोट खींचकर टीवी बंद कर दिया और बोली, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, आप तो टीवी लगाकर बैठ गईं। आपके कमरे में पंखा अलग से चल रहा है, इन सब का बिल कौन भरेगा, आप या आपके स्वर्गवासी पति। और तो और यह अब तो बहू अपने बच्चों को भी इस तरह की बातें सिखाने लगी थी कि कोकिला जी को यहाँ रहते काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए आस पड़ोस की कुछ हम उम्र औरतें उनकी सहेलियाँ बन गई थीं। लेकिन जब भी उनकी सहेली उनसे घर पर मिलने आती तो बच्चे वहीं बैठकर अपनी दादी की कही गई हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते थे कि वह अपनी सहेलियों से क्या क्या बात कर रही हैं, और उसके बाद जाकर अपनी माँ को हर एक बात बताते। जब भी सुमन अपने बच्चों से कुछ खाने का सामान मंगवाती तो बच्चे वह चीज़ उनसे छुपाकर लाते, और जब कोकिला जी सोने चली जाती तब खाते थे। एक दो बार कोकिला जी ने उनसे पूछा भी, बेटा क्या लेकर जा रहे हो? तो बच्चे बोले, कुछ नहीं दादी, मम्मी ने राशन का सामान मंगवाया था, वही लेकर आए हैं। कोकिला जी सब कुछ समझती थीं, लेकिन कुछ कहती नहीं थीं। परंतु बच्चों को गलत बातें सिखाना उन्हें सही नहीं लगा, तो एक बार उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि बहू, बच्चों को यह गलत बातें मत सिखाया करो। अगर तुम लोग मेरे सामने भी कुछ खाओगे तो मैं तुमसे छीन कर नहीं खा लूँगी। लेकिन बहू को तो उनकी हर बात जैसे तीर समान लगती थी। गुस्से में बोलती, माँ जी, इस उम्र में इतना चटोरापन लेकर कहाँ जाओगी? कुछ उल्टा सीधा खाओगी तो आप ही बीमार हो जाओगी, और वैसे भी बच्चों को क्या मालूम इन सब बातों का। आप तो बिना मतलब ही बच्चों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अक्सर विनोद के काम पर जाने के बाद सुमन अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती थी और सारा काम कोकिला जी पर छोड़ जाती थी, और अगर वह कुछ बोलती तो उल्टा उन्हें चार बातें सुनाने लगती थी। यह सारी बातें कोकिला जी ने आज तक अपने बेटे से नहीं कही थीं, लेकिन आज जब विनोद ने उन्हें अपनी कसम दी तो वह खुद को न रोक पाईं और सब कुछ बताकर अपने दिल का गुबार हल्का कर दिया। तभी कमरे से सुमन के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई, खाना बना या नहीं? या फिर से अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई। ऐसा कहते हुए सुमन पैर पटकती हुई रसोई की तरफ आई, लेकिन सामने अपने पति विनोद को देखते ही उसकी हालत ऐसे हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। सुमन के इस बेशर्मी भरे व्यवहार को देखकर उसने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिया। तमाचा इतना जोर का था कि सुमन का सर घूमने लगा। फिर थोड़ा संभलकर सुमन बोली, आप कब आए? मैं उस समय आ गया था जब तुम ऊंची आवाज़ में
बात करते हुए मेरी माँ पर रोब झाड़ रही थीं। मेरी माँ के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर और कितना नीचे गिरोगी तुम? तुम क्या जानो मेरी इस माँ के मुझ पर कितने एहसान हैं। मैं सिर्फ 8 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चल बसी और मेरे पिता दूसरी शादी करके मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। सौतेली माँ मुझे अपनाने को तैयार नहीं थी। 2-2 दिन तक मुझे भूखा रखती थी और मेरे अपने पिता को कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसे समय में मेरी इस माँ ने मुझे अपनाया। यह बात सुनते ही सुमन चौंक गई। फिर विनोद बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा सुमन, जिन्हें मैं जिंदगी भर अपने माता पिता कहता आया हूँ, वह तो दरअसल मेरे ताई जी और ताऊ जी थे, जिन्होंने मुझे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार दिया, पढ़ा लिखा कर मुझे समाज में खड़ा रहने के काबिल बनाया, और तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। लेकिन बस अब और नहीं। अपनी माँ की सेवा करने के लिए उनका बेटा अभी जिंदा है। मेरे रहते मैं उन पर आँच भी नहीं आने दूंगा। विनोद की यह बातें सुनकर सुमन की आत्मा ग्लानि से भर उठी और अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। कोकिला जी ने तो उसे माफ़ कर दिया, लेकिन विनोद उसे कभी माफ़ नहीं कर पाया। और आज करीब 15 वर्षों के बाद वही सुमन अपने इस मकान में एक कमरे में अकेले पड़ी थी, और उसका वही बेटा जिसे उसने दादी से चीज़ें छुपाकर लाने की गलत शिक्षा दी थी, उसी शिक्षा पर पूरी ईमानदारी से चलता हुआ आज अपने और अपनी पत्नी के लिए सभी चीज़ें अपनी माँ से छुपाकर लाता, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि उसने सिखाया था कि जब दादी के कमरे का दरवाज़ा खुला हो तो सामने से मत आना, और अगर वह सामने भी आ जाए तो सामान को पीछे छुपा लेना। आज कोकिला जी तो सब कुछ याद दिलाने के लिए उनके साथ नहीं थीं, लेकिन उनका पोता अपनी माँ को उसके किए गए कर्म बार बार याद दिलाता रहता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्रिस सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।